प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान के अध्याय नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल की परिभाषा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके उदाहरण HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH जिसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए HCl का निर्माण कैसे होता है। इसमें H प्लस आयन और Cl माइनस आयन होता है। H2SO4 में H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन, HNO3 में H प्लस आयन NO3 माइनस और एसिटिक अम्ल में CH3COO माइनस आयन और H प्लस आयन। अर्थात सब में H प्लस आयन आ रहा है, तो जिनमें H प्लस आयन होता है वो अम्ल होते हैं। सार की बात करें तो सार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। उदाहरण है इसके NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के निर्माण में Na प्लस और OH माइनस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca प्लस और OH माइनस होता है। पोटेशियम में K प्लस और OH माइनस होता है, अर्थात OH माइनस आयन देने वाले सार होते हैं। अब बात आती है इनका हम पता कैसे लगाएं। तो उनके लिए जो भी चीज होती है उसे सूचक कहते हैं। सूचक की परिभाषा क्या होगी? वे वस्तुएं जो पदार्थ के अम्लीय और सारी प्रकृति का पता लगाने के काम आते हैं सूचक कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है। लिटमस पत्र ये प्रयोगशाला में काम आता है। ये एक प्राकृतिक सूचक है और इन्हें थैलेपाइट समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिचेन पौधे से प्राप्त कर इसलिए एक प्राकृतिक सूचक भी है। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त सभी सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? लिटमस पत्र, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरानियम। संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन इसके उदाहरण। और गंधीय सूचक वे होते हैं जो गंध के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये चीज अम्ल है या सार, मतलब ये अम्ल और सार में अलग अलग गंध देते हैं। उदाहरण क्या होगा? बारीक कटी हुई प्याज, तंदू वेलिना और लौंग का तेल। बारीक कटी हुई जो प्याज है इसका यदि कपड़ा है गंध का तो अम्ल में इसकी गंध अलग आएगी और सार में इसकी गंध अलग आएगी। प्रत्येक साल एक सूचक का सवाल पूछा जाता है, जैसे संश्लेषित सूचक का नाम लिखो, किसी गंधीय सूचक का नाम लिखो, किसी प्राकृतिक सूचक का नाम लिखो। और इसके बारे में पढ़ने के लिए साथ में हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। विद्यार्थी, आज हम विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं इसके बारे में लगभग एक प्रश्न पूछा ही जाता है। अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया होती है तो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनेगी और ये सवाल पूछा जाता है कि अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनती है। अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे? अम्ल प्लस धातु मिलाने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। उदाहरण, जिंक धातु के टुकड़े को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालने पर उत्पन्न गैस को साबुन के विलयन से गुजारने पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फटफट की आवाज आती है, मतलब वो और तेज जलने लगती है, जो कि हाइड्रोजन गैस के होने का प्रमाण देती है। Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। इसी प्रकार सार भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन ऐसा सभी धातुओं के साथ नहीं होता है। जैसे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब Zn से अभिक्रिया करते हैं तो। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट के अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण की आज एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ेंगे। धातु कार्बोनेट का अर्थ है कोई भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और CO3 पीछे लेकर रहते हैं तो धातु कार्बोनेट होता है। तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और CO3 आ जाएगी। कि अम्ल से अभिक्रिया कैसे होती है? धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अम्ल से क्रिया कर संगत लवण जिस धातु का उसका लवण बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है तथा जल बनता है। अभिक्रिया लिखेंगे कैसे? धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें कोई अम्ल मिलाने पर संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और जल बनेगा H2O। उदाहरण Na2CO3 जो धातु कार्बोनेट है, प्लस 2HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया करने पर Na का संगत लवण NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, H2O जल बन जाता है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। इसी प्रकार NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसकी अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे HCl से संगत लवण NaCl, H2O और CO2 बनता है। दोनों में जो उत्पाद होता है वो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
अब जो इसमें CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके अंदर यदि ये जो गैस निकली CO2 ये प्रवाहित करने पर हमें एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और जल बनता है। अब इस CaCO3 में और अत्यधिक मात्रा में CO2 यदि प्रवाहित कर दी जाए तो उससे हमें CaHCO3 होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बनता है जो जल में विलयशील होता है। ऊपर वाला CaCO3 श्वेत अवक्षेप था, जल में अविलयशील था, और CaHCO3 होल ट्वाइस जल में विलय होता है। अब इसमें एक प्रश्न बनता है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? संगमरमर का भी होता है, चूना पत्थर जो धरती से निकलता है, और खड़िया जिसकी चौक बनाई जाती है। इन तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, लेकिन ये तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। संगमरमर हमारे घर में टाइल्स के रूप में काम आता है, खड़िया की चौक बनती है, और चूना पत्थर पृथ्वी से निकलता है। विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान के अम्ल सार और लवण पाठ की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया अम्ल एवं सार की परस्पर अभिक्रिया। हम सब जानते हैं कि अम्ल क्या आते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और H+ आयन देते हैं। सार क्या आते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं और OH- आयन देते हैं। तो सार है, किसी के साथ H+ जुड़ा है जैसे HCl, H2SO4, HNO3 सब अम्ल है, और NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस ये सब सार है क्योंकि OH आ रहा है। अम्ल और सार को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और सार एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। HCl + NaOH एक अम्ल है, दूसरा सार है। NaCl लवण बन गया और H2O जल बन गया। अब NaOH की 2 बूंदे यदि परख नली में ले लें जो कि एक सार है। अब इसमें हमने पहले पढ़ा था संश्लेषित सूचक फिनोप्थैलिन डालने पर उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अब इसमें अम्ल HCl मिलेंगे तो गुलाबी रंग गायब हो जाएगा क्योंकि उदासीन हो रहा है विलयन, न सारी प्रकृति कम हो रही है और 0 पे आके लवण बन जाता है। और वापस अगर इसमें यदि NaOH डाले तो वापस गुलाबी रंग जाता है। इस प्रकार हमने सूचक का भी उपयोग कर लिया। ये थी अम्ल और सार की अभिक्रिया, और एक सूचक हर साल पूछा जाता है। तब तक बने रहिए साथ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, विज्ञान के कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल, सारक और लवण की अगली अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। अब बात है इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि धात्विक ऑक्साइड को सार के ऑक्साइड क्यों कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सार की तरह लवण और जल बनाते हैं। मतलब अम्ल और सार की अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण और जल। और धात्विक ऑक्साइड और अम्ल की अभिक्रिया में भी क्या बन रहा है? लवण और जल। मतलब धातु ऑक्साइड किसके बराबर हो गए? सार के बराबर हो गए। इसलिए धात्विक ऑक्साइडों को सार के ऑक्साइड भी कहा जाता है। अभिक्रिया लिखेंगे कैसे? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण और जल। एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड जो कि एक धात्विक ऑक्साइड है, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इनकी अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड बनता है, CuCl2 प्लस जल बनता है, CuCl2 लवण हो गया और H2O जल हो गया। इसलिए धातु ऑक्साइड को सार के ऑक्साइड भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है अधात्विक ऑक्साइड की सार से अभिक्रिया। पहले धातु ऑक्साइड था, अब अधात्विक ऑक्साइड है। पहले अम्ल से अभिक्रिया थी, अब सार से अभिक्रिया। इसमें प्रश्न कैसे बनता है कि सिद्ध करो कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड जब सारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। जैसे अम्ल और सार बनाते तो अधात्विक ऑक्साइड किसके बराबर हो गए? अम्ल के बराबर। यह अभिक्रिया अम्ल और सारक के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है। अतः अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय प्रकृति होती है। उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CO2 से कराने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का भी है, चूना पत्थर का भी है। तीनों के गुण अलग अलग है लेकिन तीनों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। धन्यवाद। अगली अभिक्रिया के लिए सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, सारक और लवण के पाठ के अंदर जो प्रश्न आ रखे हैं उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। पहला प्रश्न आ रखा है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। सोचिए आप, पीतल और तांबा, पीतल जिंक और कॉपर के मिश्रण से बनता है, एक मिश्र धातु है। तांबा भी धातु है। और दही जो खट्टा है स्वाद में तो अम्ल है। और हमने पढ़ा है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो
लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो पीतल और तांबे में यदि दही रखेंगे तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इसे नहीं रखना चाहिए। उत्तर क्या लिखे, पीतल एवं तांबा धातु होते हैं तथा दही एवं खट्टे पदार्थ अम्ल होते हैं। जो अभिक्रिया अगर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जैसे हम पढ़े हैं, धातु प्लस अम्ल करने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस बनती है। एक उदाहरण के द्वारा समझे कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो देखिए, धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। पहला उत्तर हो गया हाइड्रोजन गैस। अभिक्रिया लिख दी, जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। इस अभिक्रिया से निकलने वाली गैस के पास मोमबत्ती ले जाने पर हाइड्रोजन गैस के कारण वो फटफट की आवाज के साथ जलती है। यह H2 होने का प्रमाण देती है या पुष्टि कर, मतलब हाइड्रोजन गैस की पुष्टि हो जाती है कि उसे जो भी ज्वाला होती है वो फटफट की आवाज से निकलेगी। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, कोई धातु यौगिक ए जिसका नाम हमें नहीं पता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया कराए तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। यदि उत्पन्न यौगिक में कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो ए लिख दिया, हमें पता नहीं। A प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्या बन रहा है, एक उत्पाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या बन रहा है हमें पता नहीं। तो अब धातु कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, मतलब धातु तो एक ही जगह कैल्शियम है। तो Ca प्लस HCl CaCl2 प्लस क्या बनेगा, पीछे बच गया H, तो H2 गैस बन जाएगी। संतुलित करने के लिए HCl के आगे 2 लिख लेते हैं, तो Ca प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2। अब देखो संतुलित है कि नहीं। अभिक्रिया से पहले Ca एक परमाणु है, अभिक्रिया के बाद भी एक परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, अभिक्रिया के बाद में 2 परमाणु है। और क्लोरीन के 2 परमाणु है और अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद में भी 2 परमाणु है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अगले प्रश्नों के उत्तर के लिए। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय 2 अम्ल, सारक और लवण में आपका स्वागत है। अगली अभिक्रिया है, अम्ल एवं सारकों में क्या समानताएं होती है। प्रश्न क्या बनता है, क्या सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल होते हैं। उत्तर क्या होगा, नहीं, सभी हाइड्रोजन युक्त अम्ल नहीं होंगे। मतलब हाइड्रोजन होना रासायनिक सूत्र में ये नहीं बताता कि ये अम्ल है। सिद्ध कैसे करेंगे, जैसे ग्लूकोज और एल्कोहल, इनके रासायनिक सूत्र होते हैं C6H12O6। एल्कोहल का होता है C2H5OH। इन दोनों में H है लेकिन ये अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, ये अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, इन सभी के विलयन में बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह करने पर HCl तथा H2SO4 में तो बल्ब जलेगा, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन C6H12O6 C2H5OH के विलयन में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती। ऐसा H प्लस आयन के कारण होता है, क्योंकि HCl में H प्लस आयन पॉजिटिव और Cl माइनस नेगेटिव बन जाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। H2SO4 में H प्लस और SO4 2 माइनस आयन बन जाते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्थात जो विलयन H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं केवल उन्हें अम्ल कहेंगे, और H प्लस आयन उत्पन्न नहीं करे तो अम्ल नहीं। सारकों में ऐसा होगा कि सारक OH माइनस आयन उत्पन्न करेंगे तो सारक है, अगर OH माइनस उत्पन्न नहीं करते आयन तो सारक नहीं होगा। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 2 जलीय अम्ल, सार और लवण वाले पाठ में नेक्स्ट प्रश्न में आपका स्वागत है। नेक्स्ट अभिक्रिया जलीय विलयन में अम्ल और सारक, मतलब जल में विलयन बना पर अम्ल और सारक किस प्रकार व्यवहार करते हैं। प्रश्न कैसे आता है, अम्ल क्या केवल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल H प्लस आयन देते हैं, वो केवल जलीय विलयन में देते हैं या शुष्क अवस्था में देते हैं। तो इसका आंसर होगा अम्ल केवल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अर्थात जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H प्लस आयन पृथक नहीं होते, अम्ल से अलग नहीं हो पाते। जैसे HCl का इसका जलीय विलयन बना है, H2O के साथ अभिक्रिया कराई तो H प्लस H2O से अभिक्रिया करके H3O प्लस बनाता है, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और प्लस Cl माइनस। हाइड्रोजन आयन H प्लस जो बनता है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, तो इसे जल के अणु के साथ मिलकर रहना होता है, और जल के अणु के साथ ये बंध बना के हाइड्रोनियम आयन बनाते H3O प्लस। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, सारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट के पाठ के अंदर वाले प्रश्नों में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन अम्लीय लक्षण
नहीं दर्शाते, ऐसा क्यों? देखो HCl, HNO3 ये सब अम्ल इसीलिए कहलाते हैं कि ये जल से क्रिया करके H+ आयन देते हैं, और जो जल से क्रिया कर H+ आयन नहीं देते वो अम्ल नहीं होते। इसलिए अल्कोहल और ग्लूकोज अम्लीय नहीं है, जबकि HCl और HNO3 H+ आयन देने के कारण ये अम्ल होते हैं। दूसरा सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चलन करता है? हम जानते हैं कि अम्ल की परिभाषा, अम्ल वो है जो जलीय विलयन में H+ आयन दे। अब जैसे अम्ल है HCl, तो ये H+ आयन देगा तो Cl- ऋणायन भी बनेगा, और अम्ल के जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों बनने का विद्युत का चालन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्म हाइड्रोक्लोरिक गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? देखिए प्रश्न में अम्ल है फिर भी ये रंग क्यों नहीं परिवर्तित है? क्योंकि ये शुष्क है। किसी भी शुष्क होने पर उनमें जल की मात्रा नहीं, और अम्ल जब तक जलीय नहीं होता है तब तक वो H+ आयन नहीं देते, अम्लीय गुण नहीं दर्शाते, इसलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा। चौथा सवाल है, अम्ल को तनुकृत करते समय इकाई आयतन में हाइड्रोनियम की आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? अम्ल को तनुकृत करने का अर्थ उसमें जल मिलाना, और जल मिलाने के कारण क्या होगा, उसके इकाई आयतन में या मोलर आयतन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी होगी, और सांद्रता में कमी होना तनुकरण कहलाती है। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण के पाठ्य पुस्तक के अंदर के प्रश्न 4 था कि अम्ल को तनुकृत करते समय अनुशंसित करते कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल में डायरेक्ट जल को नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन जल में धीरे धीरे अम्ल मिला सकते हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर ये होगा, भाई हम जानते हैं कि अम्ल एवं जल की जो अभिक्रिया होती है वो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात उत्पाद के रूप में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। अब यदि हम अम्ल में थोड़ा सा जल मिलेंगे तो बहुत ज्यादा ऊष्मा होगी, उससे बचने के लिए हम जल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अम्ल डालते हैं, जिससे कम ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे परख नली टूटने या जलने का खतरा नहीं रहता है। दूसरा प्रश्न था, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अद्वितीय क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक होता है, और इसमें और अधिक के क्षारक मिलाने पर क्या होगा, इकाई विलयन में OH- आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के अध्याय 2 साइंस के अम्ल क्षारक और लवण में आपका स्वागत है। इस पाठ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल किसे कहते हैं, या कभी कभार किसी के पीएच मान पूछ लिया जाता है, और भी कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होता है, या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। परिभाषा पीएच स्केल की पूछे तो लिखनी है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाई गई जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसको नाम पीएच इसलिए दिया गया, पी एक जर्मन शब्द है पुसांस, जिसका अर्थ होता है ताकत या शक्ति से। अब इस स्केल में क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें 0 से 14 तक अंक होते हैं। 0 से 7 के मध्य यदि किसी विलयन के पीएच का मान है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से जितना अधिक कम होगा 0 की और होगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। मतलब 7 के आसपास 6, 5 है तो वो दुर्बल अम्ल है, 1, 2 पीएच मान है तो वो प्रबल अम्ल है। पीएच का मान 7 होने पर क्या होगा, तो वो विलयन उदासीन होगा, मतलब उस समय ना वो अम्लीय है न क्षारीय। पीएच का मान 7 से 14 के मध्य होने पर विलयन क्षारकीय होता है, और पीएच का मान जितना अधिक होगा, मतलब 14 की तरफ जाएंगे, वो क्षारकीय उतना ही अधिक होगा। 8 वाला दुर्बल क्षार है और 13 वाला प्रबल क्षार है। अब कुछ विलयनों के पीएच मान पूछे जाते हैं, जैसे जठर रस, इसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, प्रकृति अम्लीय होगी। अब कुछ विलयनों के पीएच मान पूछ लेते हैं, जैसे जठर रस, हमारे पेट के अंदर जो अम्ल उत्पन्न होता है आमाशय के अंदर, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और वो
उसके पीएच का मान 1.2 होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, अम्लीय होता है, प्रबल अम्ल होता है, जो हमारे खाने को पचा देता है। नींबू का रस बहुत खट्टा होता है, इसलिए वो प्रबल अम्ल होगा और उसके पीएच का मान 2.2 होता है। ये सीधा सवाल पूछा था, नींबू के रस का पीएच मान होगा। शुद्ध जल मतलब जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, उसका पीएच 7 होता है और उदासीन होता है। अब 7 से कम है तो वो अम्लीय जल होगा और 7 से अधिक है तो क्षारीय जल होगा। जब अम्लीय वर्षा होती है तब उस पानी का यदि पीएच 5.6 से कम हो जाए तो हम कहते हैं ये अम्लीय वर्षा है और वो शरीर के लिए घातक होती है। ये भी सवाल आता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है, मतलब ये हल्का क्षारकीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच 10 होता है, ये क्षारकीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच लगभग NaCl नमक होता है, इसके पीएच का मान 7 होता है, मतलब ये उदासीन प्रकृति का होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है, अम्लीय होगा। हमारे जो आंसू होते हैं इसका पीएच मान 7.4 होता है, मतलब हल्का सा क्षारकीय होगा। मानव लार, हमारे मुंह में जो लार बनती है, इसके पीएच का मान 6.5 से 7.5 होता है, मतलब ये अम्लीय और क्षारकीय के बीच में काम करता है। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण में आपका स्वागत है। हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, लेकिन पीएच स्केल के ऊपर कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे पहले प्रश्न बनता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। जो हमारा शरीर होता है ये 7 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है और लगभग सजीवों का भी ऐसे करता है। अब यदि प्रदूषण के कारण जो बारिश हो रही है उसके पानी में कुछ प्रदूषक घुल जाए और उसका पीएच 5.6 से कम हो जाए तो वो पानी जब नदियों में प्रवाहित होता है तो मछली और जीवधारियों के लिए वो नुकसानदायक होता है, उनका जीवन खतरे में आ जाता है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हमारा पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, या एंटीसिड क्या कहते हैं। जो हमारा पेट होता है, जब हम खाना पचाने के लिए काम करते हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके पीएच का मान बहुत अधिक होता है। जब कभी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो पच नहीं पा रहे तो ये बहुत ज़्यादा अम्ल HCl उत्पन्न करता है, जिससे हमें जलन होती है। अब हम जानते हैं कि HCl के प्रभाव को या अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट करता है, इसलिए क्षार को इस प्रभाव से बचने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए क्षार को एंटीसिड भी कहते हैं। जैसे अपच होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और अन्य जैसे इनो वगैरह का उपयोग किया जाता है। दंत से कब होता है, हमारा जो दांत होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। जब भी हमारे मुंह का पीएच बैक्टीरिया के कारण 5.5 से कम हो जाए तो ये दांत गलने लग जाते हैं या घिसने लग जाते हैं, इसे दंत से कहते हैं। इसे बचने के लिए सारी टूथपेस्ट का उपयोग किया जाता है ताकि अम्ल का प्रभाव खत्म हो। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडे का उपयोग क्यों किया जाता है। मधुमक्खी हमारे शरीर में जो जहर छोड़ता है वो अम्लीय होता है। अब हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को क्षार नष्ट कर सकता है और बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षार होता है, इसलिए इसको जहाँ डंक लगा होता है उसके ऊपर रगड़ा जाता है। नेटल के पौधे के इलाज के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेटल हमारे शरीर में मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, उसके पत्तियों के ऊपर कांटे लगे होते हैं और जो बहुत तेज जलन होती है। अब इस मेथेनोइक अम्ल का प्रभाव को हटाने के लिए प्रकृति में उसी के पास एक डाक का पौधा उगता है और डाक की पत्तियां होती है वो सारी होती है। हम जानते हैं कि अम्ल के प्रभाव को सार नष्ट करता है उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा, तो डाक की पत्तियां उसके ऊपर रगड़ने से हमें रिलीफ प्राप्त होता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।
प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 अम्ल, सार और लवण वाले पाठ में आपका स्वागत है। अम्ल और सार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब लवण के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लवण होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इससे बहुत सारे लवण बनते हैं। उनके रासायनिक सूत्र, उनके उपयोग लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहला है क्लोर सार अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अभिक्रिया कई बार पूछी गई है और इसे क्लोर सार ही क्यों कहते हैं। तो हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सार होता है, तथा क्लोरीन गैस, जिसे क्लोर कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस भी, तीन चीजें उत्पन्न होती है। क्लोरीन और NaOH बनने के कारण इसे क्लोर सार अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया लिखी हुई 2NaCl + 2H2O, 2NaOH, सार बन गया Cl2, एनोड पे बनती है, और H2 कैथोड पे। ये भी सवाल पूछा, Cl2 एनोड पे बनेगी और हाइड्रोजन कैथोड पे मुक्त होगी। अब कुछ लवण है, उनके नाम क्या होते हैं, उनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या होते हैं और उन्हें कैसे उत्पादन किया जाता है। पहला लवण है विरंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ये आपको याद करना है, पूछा जाता है। विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र लिखो। तो इसका रासायनिक सूत्र विरंजक चूर्ण का हो गया CaOCl2। उपयोग जल को जीवाणु से मुक्त करने में, ये भी पूछा जाता है। वस्त्र उद्योग, कागज की फैक्ट्री, लाउंड्री, लकड़ी मज्जा में उत्पादन कैसे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर CaOCl2 + H2O का निर्माण होता है। अगला लवण है बेकिंग सोडा, फेमस नाम है इसका। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उपयोग पकोड़े बनाने में, पावरोटी निर्माण, केक निर्माण, एंटासिड, अग्निशामक में। निर्माण कैसे होता है। NaCl नमक में जल मिलाकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर NH4Cl और NaHCO3 उत्पाद बनते हैं। खाना बनाते समय हम जब NaHCO3 मिलाते और इसको ऊष्मा देते हैं तो Na2CO3 + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। उसके कारण चीज में खमण उत्पन्न होता है, मतलब वो फूल जाती है। NaCO3 में एसिड मिला देने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल के सोडियम लवण बनते हैं, जो केक निर्माण और डबल रोटी निर्माण में काम आते हैं। अगला लवण है धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। Na2CO3.10H2O, मतलब Na2CO3 के एक अणु में 10 जल के अणु जुड़े हैं, जिसे क्रिस्टलन का जल भी कहते हैं, और रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। उपयोग पूछा जाए तो कांच, साबुन, कागज उद्योग में, बोरेक्स निर्माण में, घरों की साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में। इसका समीकरण पूछा जाए तो Na2CO3 + 10H2O से Na2CO3.10H2O बनता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हड्डी को जोड़े रखने के लिए चूने का प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। हड्डियां जोड़ने में खिलौने भी बनाए जाते हैं, इसकी मूर्तियां भगवान की सजावटी सामान में। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट। अब एक सवाल और पूछा था, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। जैसे किसी में 10H2O जुड़ा हुआ है, जैसे धोने का सोडा 10H2 है, जिप्सम में 2H2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2 है। लवण के एक इकाई सूत्र में जल की निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है। धन्यवाद।